नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, आज 16 मार्च 2026 को जीएसटी डिपार्टमेंट की एक और एडवाइजरी आई है, जिसके अंदर उन्होंने जीएसटीआर 3B से रिलेटेड कुछ बात करी है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब जब फरवरी 2026 की जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो वो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है आपके पास में। तो उस ऑप्शन को कैसे इनेबल करना और आपको कैसे रिटर्न फाइल करनी है, ये एडवाइजरी उसी के लिए आई है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो एडवाइजरी चेक करवा देता हूँ कि एडवाइजरी में क्या बोला हुआ है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा दूंगा कि कैसे आपको वो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दिखेगा और कैसे आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो एडवाइजरी दिखाता हूँ। एडवाइजरी जो आई है ये है, एडवाइजरी रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल इन जीएसटीआर 3B रिटर्न। ठीक है, ये आई कब है? ये आई है आपकी मार्च 2026, 16 मार्च। ठीक है, अब इसमें इसने बोला क्या है? सबसे पहला पॉइंट बोला है इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50। सेक्शन 50 जो है हमारा सीजीएसटी एक्ट 2017 का, वो हमारी इंटरेस्ट की बात करते हैं कि अगर आपके कोई भी कभी भी किसी मंथ की लाइबिलिटी आप लेट जमा करवाते हैं, मींस आपने मान लीजिए जनवरी 2026 की टैक्स लाइबिलिटी थी बट आप उसे फरवरी की रिटर्न के थ्रू फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट कहता है सेक्शन 50 में कि भैया हमारे को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो in terms of the provision of section 50 of the Central Goods and Service Tax Act 2017, interest is payable where the tax liability pertaining to a previous tax period, अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी किसी प्रीवियस टैक्स पीरियड से पर्टेन करती है एंड इज डिस्चार्ज इन अ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड, और वो आप किसी अगले पीरियड में डिस्चार्ज करते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है उसके ऊपर। ठीक है, accordingly the tax liability breakup as applicable in form GSTR 3B is meant। इसीलिए टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल का एक टैब जो है वो आपके फॉर्म जीएसटीआर 3B में बनाया गया है, जिससे कि आपको पता चल पाए इसमें, जिससे कि आपको पता चले टू कैप्चर द टैक्स लाइबिलिटी रिलेटिंग टू द सप्लायर ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया जो सप्लायर है जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है जीएसटीआर 3B, उसे पता चल जाएगा कि भैया आपकी प्रीवियस टैक्स पीरियड की टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, विच आर बीइंग रिपोर्टेड एंड डिस्चार्ज इन द करंट टैक्स पीरियड, जिसे कि आप करंट टैक्स पीरियड के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं और उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, मींस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उसने बोला फ्रॉम द फेब 26 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड, मींस फरवरी 2026 जो अभी चल रहा है, जिसकी रिटर्न अब आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B 20 तारीख तक। ठीक है ना, तो उसके लिए बात कर रहा है कि फरवरी 2026 के टैक्स पीरियड या उसके बाद के टैक्स पीरियड में द जीएसटी पोर्टल ऑटो पॉपुलेट्स द टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। तो जीएसटी पोर्टल ने क्या करा है, एक टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल का जो टैब है वो ऑटो पॉपुलेट होने लगा है उसमें। ठीक है, इन जीएसटीआर 3B ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट डेट, और वो किस बेसिस पे वो आपका जो है हाईलाइट हो रहा है, वो हो रहा है आपके डॉक्यूमेंट डेट की बेसिस पे। मींस आपका जनवरी 2026 का डॉक्यूमेंट था, मान लीजिए वो 18 जनवरी 2026 का डॉक्यूमेंट था, आपने क्या करा फरवरी की जब जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करी, आपने वो जनवरी का डॉक्यूमेंट उस रिटर्न के अंदर दिखा दिया, यानी कि फरवरी की जीएसटीआर 1 के अंदर जनवरी का डॉक्यूमेंट रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट दैट सप्लाइज इन रिपोर्ट इन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A एंड आईएफएफ where such supplies pertain to any previous tax period but the corresponding tax liability is discharged in the current period of GSTR 3B, जिसकी वजह से हुआ क्या, वो लाइबिलिटी तो पीछे प्रीवियस टैक्स पीरियड की थी, बट जो उसके डिस्चार्ज होगा, जो वो लाइबिलिटी आप पे करेंगे, वो आप करंट टैक्स पीरियड यानी कि फरवरी के टैक्स पीरियड में पे करने वाले हैं। अकॉर्डिंगली from the February 2026 tax period after offsetting the tax liability in GSTR 3B, तो इसी वजह से जब आप फरवरी 2026 की टैक्स पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3B भरने के लिए जब जाते हैं, और उसके बाद में जब आप ऑफसेट करते हैं लाइबिलिटी को जीएसटीआर 3B में, जहां पे आप अगले पेज पे जब जाकर के मेक पेमेंट थ्रू क्रेडिट लेजर करके जब आप क्लिक करते हैं, तो आपका क्या होता है, वो ऑफसेट होने लग जाती है, लाइबिलिटी ऑफसेट हो जाती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे, देन टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द टैक्स ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। उसके बाद में जो टैक्स पेयर उसको करना क्या है, वो टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप का जो टैब उसमें इनेबल हो जाएगा, जैसे आप ऑफसेट करेंगे वैसे वो इनेबल कर देगा उसको, उसके ऊपर जाकर के आप क्लिक करेंगे एंड अवेलेबल ऑन द पेमेंट पेज, जो कि पेमेंट पेज पे ही दिया हुआ होगा, एंड कंफर्म द ब्रेकअप ऑफ द टैक्स लायबिलिटी बाय क्लिकिंग द सेव बटन। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उस ब्रेकअप को जो आप पोर्टल पे दिखाया जाएगा, जो उस टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल के टैब के अंदर जो दिखाई जाएगी लायबिलिटी, आप उसको कंफर्म करेंगे और उसको सेव करेंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि भैया कुछ एडिट करने की जरूरत है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं बटन, और एडिट द सेम इफ रिक्वायर्ड, और उसको आप एडिट कर सके यदि आपको जरूरत लगती है। देन जैसे ही आप उसको सेव कर देंगे, वंस द ब्रेकअप ऑफ द टैक्स लायबिलिटी इज कंफर्म्ड एंड सेव, जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो टैक्स पेयर के लिए जो
प्रोसीड टू फाइलिंग का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जैसे ही आप वहां पे सेव करेंगे उसके बाद में नीचे वेरिफिकेशन का टैब खुल जाएगा, आप उस वेरिफिकेशन पे जैसे क्लिक करके टिक करके अपना ईवीसी डालेंगे वो रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, वंस द ब्रेकअप ऑफ द टैक्स लायबिलिटी इज कंफर्म्ड एंड सेव्ड, द टैक्स पेयर विल बी एबल टू प्रोसीड विद फाइलिंग फ्रॉम जीएसटीआर 3B यूजिंग ईवीसी और डीएससी। तो जैसे भी आप फाइल करते हैं 3B को ईवीसी के थ्रू तो ईवीसी के थ्रू कर दिया, डीएससी लगा के तो डीएससी लगा के कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें फीडबैक क्या आ रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास में फीडबैक इसलिए आ रहा है कि भाई वो उसमें टैक्स पेयर ये बोल रहे हैं कि ये जो कंफर्मेशन और सेव का पार्ट है जो आप टैक्स लायबिलिटी के लिए बोल रहे हो, ये केवल उसी केस में मैंडेटरी होना चाहिए जिसमें कि प्रीवियस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी रिपोर्ट हो रही है। बट अभी जो पोर्टल कर रहा है वो क्या कर रहा है कि वो सबको बोल रहा है, जितने भी केसेस सबसे बोल रहा है कि आप इसको कंफर्म करके सेव करें। तो उसी के लिए उसने बोला हुआ है यहाँ पे ये 5th पॉइंट के अंदर, फीडबैक हैज बीन रिसीव्ड that this confirmation should be mandatory only in case where supply pertaining to previous tax period have been reported in the current tax period। तो ये केवल उन्हीं के लिए मैंडेटरी होना चाहिए जिनकी प्रीवियस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी करंट टैक्स पीरियड में रिपोर्ट हो रही है। हाउएवर द कंफर्मेशन इज प्रेजेंटली बीइंग रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस, लेकिन अभी के केस सिनेरियो को देखते हुए ये कंफर्मेशन सभी केसेस के अंदर मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग वेयर द लायबिलिटी रिलेट्स ओनली टू द करंट टैक्स पीरियड, उस केस में भी जहां पे लायबिलिटी सिर्फ करंट टैक्स पीरियड की है। सो द फीडबैक इज एक्नॉलेज बाय द जीएसटीएन, तो जीएसटीएन डिपार्टमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया है एंड द सेम इज अंडर रेजोल्यूशन, और उसको रिजॉल्व करने पे वो उसको लगा हुआ है। So meanwhile, taxpayer are requested to kindly open the tax liability breakup as applicable tab on the payment page and click save guys within the tab for filing during the current reform cycle। तो उस अभी के लिए जो आपके पास में सॉल्यूशन यही है, रिक्वेस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट कि आप उस टैब को खोले, उसको कंफर्म एंड सेव कर दे, सेव करने के बाद में अपनी जीएसटीआर 3B को नॉर्मली जैसे कंप्लीट करते हैं ईवीसी या डीएससी के थ्रू आप उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता देता हूं, ये आया कहां से पॉइंट। ये पहले भी है हमारे पास में एक एडवाइजरी और आई थी जीएसटी डिपार्टमेंट की 30 जनवरी 2026 को, जिसको कि फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड किया था फरवरी रिटर्न तक के लिए। पहले बोला था कि जनवरी से एप्लीकेबल हो जाएगी, जनवरी रिटर्न एंड ऑनवर्ड्स, बट उसमें कुछ इशू आया तो उसको फरवरी से कर दिया था। तो ये 30 जनवरी को एक एडवाइजरी आई थी इसकी, जिसमें ये पॉइंट पहले से ही उन्होंने बता दिया था इस चीज को। तो मैं वो एडवाइजरी भी आपको दिखा देता हूं। ये है 30 जनवरी 2026 में जो एडवाइजरी आई थी, इसके पॉइंट नंबर 2 को देखिए एक बार, इसके पॉइंट नंबर 2 को पढ़िए। ये पॉइंट नंबर 2 ही वहां पे जो अभी आज जो एडवाइजरी 16 मार्च को आई है, सेम पॉइंट वहां पे बोला गया है जो कि हमारी उस एडवाइजरी में पहले से उन्होंने बता दिया था। लाइक ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल इन जीएसटीआर 3B। सो the tax liability breakup table in GSTR 3B captured the supply of the previous tax period reported in the current period। जो बात उसमें बोली कि ये टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल जो है जीएसटीआर 3B में वो कैप्चर करेगा प्रीवियस टैक्स पीरियड की सप्लाई जो कि आपने करंट पीरियड में रिपोर्ट करी है। द टैक्स इज बीइंग पेड फॉर सप्लाई इन करंट टैक्स पीरियड, जिसके ऊपर आप करंट टैक्स पीरियड में जो उसका टैक्स पे करेंगे। हेंस फॉर द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फ्रॉम जनवरी 2026 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड। और आप जब जीएसटीआर 3B जनवरी 26 या उससे आगे के पीरियड के लिए जब फाइल करेंगे तो ये आपके लिए इनेबल कर दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ इश्यू आया तो अब उन्होंने फरवरी से करा उसको। ठीक है, अब ये हो गया है। दैट द जीएसटी पोर्टल शेल ऑटो पॉपुलेट द टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल, के जीएसटी पोर्टल जो वो ऑटो पॉपुलेट कर देगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल को इन जीएसटीआर 3B ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो कि उस पॉइंट में पहले से बोल दिया कि डॉक्यूमेंट डेट के बेसिस पे वो उस लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल को बनाएगा और आपको ऑटो पॉपुलेट कर देगा कि उसमें बता देगा कौन से पीरियड की कितनी है, कि आपकी करंट पीरियड की कितनी है, पीछे पीरियड की कितनी आ रही है। ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट डेटा उठाएगा कहां से, वो उठाएगा जो आपने रिपोर्ट करी है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A, आईएफएफ पर्टेनिंग टू एनी प्रीवियस टैक्स पीरियड वेयर द कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज इन द करंट पीरियड जीएसटीआर 3B, जिसकी टैक्स लायबिलिटी आप करंट जीएसटीआर 3B पीरियड में डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना। सो दिस इनहांसमेंट इज इंटेंडेड टू असिस्ट टैक्सपेयर इज एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड अलाइन द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये डिपार्टमेंट ने इनहांस क्यों किया, ताकि टैक्सपेयर को पता चल वो अपनी करेक्ट टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट कर सके और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है एक्चुअल में वही इंटरेस्ट वो उसके ऊपर पे करें। ठीक है, तो ये था हमारा जो पॉइंट अभी चेंजेस आए हैं। अब मैं आपको एक इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी दिखा देता हूं कि भैया रिटर्न के अंदर कहां पे कैसे ये फाइल करना है, कहां पे आपको इसको सेव करना है। तो मैं एक प्रैक्टिकल केस आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे पास में जीएसटी पोर्टल का मैंने लॉगिन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये लॉगिन हो गया है।
आईएमएस मैंने पहले से ही जनरेट करके रखा हुआ है अपना, तो इसलिए मैं आईएमएस की बात इसमें नहीं करूंगा। आपको सीधा जाकर के अपनी रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको जाना है जो भी पीरियड की रिटर्न फाइल करने, लाइक मेरे को फरवरी की फाइल करने जा रहा हूं मैं। फरवरी की जैसी आप रिटर्न खोलेंगे उसके बाद में आपको जाना है फाइल जीएसटीआर 3B में। ये मैंने सबमिटेड कर रखी थी, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरी इसमें आउटपुट लाइबिलिटी और जो भी मेरा इनपुट था, जो भी इंटरस्टेट सप्लाई थी, जो भी मेरा एलिजिबल आईटीसी था, वो मैंने इसमें सब फीड करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट जाना है प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करने के बाद में ये मैंने क्योंकि ऑफसेट कर दिया लाइबिलिटी, यहाँ पे आपको ऑफसेट का ऑप्शन ये होता है मेक पेमेंट ऑब्लिक पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी लाइबिलिटी ऑफसेट हो जाएगी। अब देखिए ऑफसेट होने के बाद में पहले क्या होता था, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन इनेबल हो जाता था आपका, ठीक है। बट अभी यहाँ पे जो है प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा। अब आपको करना क्या है, उस एडवाइजरी के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल में जाना है, ठीक है। अब यहां पर वो ब्रेकअप दे देगा आपको। जैसे मेरी तो क्योंकि सारी की सारी फरवरी पीरियड की है, कोई भी मेरी पीछे बैक पीरियड की मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं। अगर मेरी कोई जनवरी की होती, मान लीजिए मैं जनवरी की रिटर्न, जनवरी के जो बिल थे वो मैं अपनी फरवरी के जीएसटी 3(1) के थ्रू फाइल करता और वो मेरे यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट होते और उसकी लाइबिलिटी मैं अभी डिस्चार्ज करता फरवरी की रिटर्न में, तो वो मेरे को यहाँ पे दिखा देता, ठीक है ना। तो मेरी क्योंकि नहीं है ऐसी, तो मैं यहाँ पे नहीं कर, मेरे को नहीं देगा। अगर मेरे केस में ऐसा होता तो मेरे यहाँ पे दिखा देता। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं भाई मेरे पास में कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो मेरे को दिखानी चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने का ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, बस आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, उसका जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे फीड कर देना है, लाइक आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, सेस है। वो डालने के बाद में आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि अदरवाइज मेरे को सेव नहीं करने देगा, वो एरर देता रहेगा। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा, देखिए सेव करते ही उसने क्या दे दिया, ब्रेकअप ऑफ द टैक्स लायबिलिटी सेव रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड। अब जब ये प्रोसेस करने के बाद में आपके पास में ये देखिए वेरिफिकेशन टैब खुल गया। वेरिफिकेशन टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है। फाइल जीएसटी 3B विद ईवीसी, आपका ईवीसी या डीएसटी जैसा भी केस है उसके थ्रू आपको बस ईवीसी जनरेट करना है। ईवीसी जनरेट करने के बाद में आपको सीधा उस पर ईवीसी कोड अपना डालेंगे और अपनी रिटर्न को सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मैं अभी इसलिए सबमिट नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये किसी और का केस है, तो ओटीपी मेरे को उनसे लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही एडवाइजरी के अंदर बोला गया कि आपको वो टैक्स लायबिलिटी पेज जो बोल रहा है वहां पे आपको जाकर के क्लिक करके उसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास में ऑप्शन खुल जाएगा और आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकेंगे, ठीक है। ये एक इतने सा ही इसमें चेंजेस आया हुआ था जो कि मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए। बाकी ऐसी अपडेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो बंदे अब जीएसटी 3B फाइल करने वाले हैं उनके साथ में भी सेम प्रॉब्लम आएगी तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस चीज को समझ करके अपने रिटर्न को फाइल कर पाए और उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।